चलिए आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की से जुड़ी एक खबर के बारे में। तो युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। ईरान की नौसेना, एयरफोर्स, संचार सब तबाह हो गए हैं। ट्रंप का दावा है कि हमने उन्हें पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान चुप नहीं है। आईआरजीसी ने बोला है कि अंत हम तय करेंगे। अब सवाल ये कि क्या सच में शांति आएगी या हार्बुज में तेल का जो संकट है वो और गहराएगा। ट्रंप की चेतावनी है कि कुछ चालाकी की तो 20 गुना जोर से जो हमला है वो हम करेंगे। तो खबर देखें तो युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और ईरान ने भी इसका जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वे ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को समाप्त करने का कोई भी फैसला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे। युद्ध बीते 10 दिनों से अभी भी जारी है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है और ईरान ने इसका क्या जवाब दिया है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रंप का बयान है उस पर बात करें तो ट्रंप ने सीबीएस न्यूज़ और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में बताया है, कुछ दावे किए हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध पूरा जो है हम कर चुके हैं, बहुत पूरा कर चुका है और या प्रिटी मच ओवर हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की जो सैन्य कार्रवाइयां हैं उनसे ईरान की जो सेना है वो बुरी तरह तबाह हो गई है। इसी में ईरान का जवाब आया है आईआरजीसी सहित कि ईरान की इस्लामिक जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। आईआरजीसी ने ट्रंप के जो दावे हैं कि हमने उन्हें तबाह कर दिया है, ये जो बयान है ईरान ने खारिज किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि युद्ध का अंत हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि वह अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, जब तक हमले जारी रहेंगे तब तक कोई शांति वार्ता नहीं होगी। ईरान ने चुनौती दी कि वह लंबे युद्ध के लिए तैयार है और क्षेत्रीय हमलों को जारी रख सकता है। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में बड़ी भीड़ जुट रही है और देश ने जो प्रतिरोध की जो मुद्रा है वो अपनाई है। अब बात करें युद्ध का जो व्यापक संदर्भ है उसके बारे में, यानी कि जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। अगर जो युद्ध है उसके अगर हम जो व्यापक जो संदर्भ है युद्ध का उसकी बात करें तो यह युद्ध फरवरी से अंत मार्च 2026 में अमेरिका इजराइल की संयुक्त हवाई हमलों से शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। इसका लक्ष्य क्या था? हम जो युद्ध हो रहा है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल्स ठिकाने, नौसेना और आईआरजीसी बेस को नष्ट करना। अब तक तकरीबन तेहरान और अन्य शहरों में बड़े हमले ईरान ने नागरिक मौतें, तेल डिपो और कुछ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो नुकसान है ईरान पर वो काफ़ी अधिक मात्रा में पहुंचा है। इससे कुछ वैश्विक प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे कि तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और हार्बुज स्ट्रीट में खतरा बढ़ गया है, जिससे दुनिया का 20% जो तेल है वो प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब ने ईरानी मिसाइल्स रोकी हैं और हिजबुल्ला जो है, लेबनान जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। अब बात करें इससे जुड़े कुछ अन्य टॉपिक्स, जैसे कि अमेरिका इजराइल की संयुक्त सैन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो क्या हैं। तो मुख्य घटना जैसे कि शुरुआत इसकी 18 फरवरी 2026 की रात और सुबह अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमले शुरू किए थे। पहले चरण में तेहरान ने एक लीडरशिप मीटिंग पर हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, डिफेंस मिनिस्टर, आर्म फोर्सेस और चीफ मिनिस्टर, कुछ आईआरजीसी कमांडर सहित बड़े नेता मारे गए थे। मुख्य हमलों के लक्ष्य क्या थे? तो लक्ष्य थे एयर डिफेंस सिस्टम, कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट करना, मिसाइल साइट्स, नेवी बेस, फ्लू डिपो और आईआरजीसी ठिकाने को नष्ट करना और परमाणु संबंधित सुविधाएं जैसे कि इस्फहान और क्रूम में हमला करना। ईरान की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? तो ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और हजारों ड्रोन से जवाबी हमले किए। इजराइल, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई पर काफ़ी अधिक मात्रा में उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन वगैरह से जो हमले हैं वो किए हैं। हिजबुल्ला इसमें शामिल है और गल्फ देशों पर काफ़ी अटैक जो हैं वो किए गए हैं। आईआरजीसी ने कहा कि युद्ध का अंत जो है वो तय हम करेंगे, अमेरिका तय नहीं करेगा। हार्बुज स्ट्रीट में तेल रोकने की उसने धमकी भी दी है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अली खामेनेई के बेटे बने हैं। देश में समर्थन जुट रहा है उनके खिलाफ।
उनके लिए समर्थन जारी है। ट्रंप और नेतन्याहू के अगर स्टैंड की बात करें वर्तमान में यानी कि आज की, तो ट्रंप जो कह रहे हैं कि युद्ध प्रिटी मच ओवर या बहुत जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन पूर्ण जीत तय जारी है। अगर हारबुज में तेल रोका तो 20 गुना अधिक जो खतरे हैं, जो हमले हैं, वो हम करेंगे। फैसला जो है वो नेतन्याहू के साथ मिलकर लिया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि ईरान की मिलिट्री तबाह हो चुकी है और रिजिम चेंज संभव है, जो कि रिजिम चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे ही वहाँ के लीडर बन चुके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल्स खतरे की बात करें तो जो खतरे हैं तो उनकी बात करें तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें ट्रंप का दावा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया था और जल्द ही हथियार बना सकता था। जून 2025 के हमलों में इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था, लेकिन ईरान ने इसे फिर बनाना शुरू किया था। IAEA की रिपोर्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, तो ईरान के पास अभी भी लगभग 200 से 440 किलो 60% शुद्ध वाला जो यूरेनियम है, जिसे शुद्ध करके 10 परमाणु बम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जून 2025 के हमलों में मुख्य साइट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन जो IAEA को कोई जो सबूत नहीं मिला कि ईरान से में संरचित जो हथियार हैं वो निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने मार्च 2026 में कहा कि ईरान बम बनाने में हफ्तों या दिनों दूर नहीं है और कोई स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम नहीं दिख रहा। हमलों के बाद भी ईरान के पास गुप्त स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन इंक्रीजमेंट गतिविधियां बहुत कम रुकी हुई हैं। विशेषज्ञों के इस पर मत है कि हमलों ने कार्यक्रम को काफ़ी पीछे धकेल दिया है, और लेकिन ईरान के पास तकनीकी ज्ञान और छिपे कुछ स्टॉक हैं। यह अब न्यूक्लियर ग्रीवेंस यानी कि परमाणु शिकायत वाली स्थिति में है। हमले से और तेजी से हथियार बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। ईरान की मिसाइल खतरे की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रीट की, तो क्षमता ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। शुरुआत में 3000 अनुमानित था, लेकिन अब इनकी जो रेंज थी वो थी 150 से 2500 किलोमीटर। इजराइल, गल्फ देश जैसे कि UAE, सऊदी अरब और अमेरिका बेस तक पहुंच सकती थी। उन्नत मिसाइलें जैसे कि खैबर फतेह, हाइपरसोनिक इमाद आदि। अगर इनके हमलों के प्रभाव की बात करें तो अमेरिका, इजराइल ने मिसाइल्स लॉन्चर, प्रोडक्शन साइट, स्टोरेज जो हमलों पर हजारों हमले किए हैं। मार्च 2026 तक ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वो 90% कम हो गए हैं। जो बचे लॉन्चर सिर्फ 100 से 200 है। खतरा अभी भी है, जैसे कि ईरान ने जवाबी हमलों में गल्फ देशों जैसे कि आप जानते हैं, गल्फ देश जैसे कि UAE, सऊदी, बहरीन, कतर पर मिसाइल ड्रोन लॉन्च किए हैं और तेल सुविधाओं को निशाना बनाना, और हारबुज स्ट्रीट में खतरा बढ़ा जिससे कि वैश्विक तेल काफ़ी संकट में हुआ है। अब हम बात करें हारबुज स्ट्रीट और वैश्विक तेल संकट के बारे में, तो युद्ध के कारण संकट क्या उत्पन्न हुआ है। अमेरिका इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्टेट ऑफ क्लोज घोषित कर दिया। IRGC कमांडर ने कहा कि कोई जहाज गुजरेगा तो उसे आग लगा देंगे। ईरान ने ड्रोन, मिसाइल्स और बोट अटैक से कई कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया। कम से कम 7 से 10,000 जहाज प्रभावित 10 जहाज जो हैं वो प्रभावित हुए। कई नाविक भी मारे गए थे। टैंकर ट्रैफिक लगभग शून्य हो गया। लगभग पहले 30 से 40 टैंकर रोज गुजरते थे, अब 0.10% है। जो सैकड़ों जो टैंकर हैं वो गल्फ में खड़े हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान छू रही है। अमेरिका ने नेवी जो एस्कॉर्ट हैं शुरू की, लेकिन अभी भी जो जहाज हैं वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। वैश्विक तेल संकट के अगर प्रभाव की बात करें तो तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड 100 से 120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। कभी कभी 119 प्लस बैरल भी हो गई है। युद्ध शुरू होने से 25 से 20% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। गैसोलीन, डीजल पर अमेरिका ने औसतन 3.41 प्रति बैरल जो डॉलर है वो बढ़ा दिया है, और रुपए की बात करें तो 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास बढ़ा दिया है। भारत में पेट्रोल डीजल में तेजी है। यूरोप, एशियाई में LNG कीमतें और ज़्यादा बढ़ी हैं।
अन्य प्रभाव की बात करें तो गल्फ देशों में उत्पादन कम हुआ है। एक्सपोर्ट 140 बिलियन बैरल तक प्रभावित हो गया है। खाद्य प्लास्टिक फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी हैं लगभग 30%, क्योंकि 30% फर्टिलाइजर भी इसी रास्ते से जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव बढ़ा है। फूड साइड जो प्राइस हैं वो बढ़ सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट 2 से 4 गुना, सप्लाई चेन डीलें हो सकती हैं। आगे क्या होगा, तो अगर स्ट्रेट जल्द खुला तो कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन लंबा ब्लॉकेज यानी कि हफ्तों महीनों में तो इसमें $150 तक का जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। जो 1970 जैसा संकट फिर से पैदा हो सकता है। अमेरिका, इजराइल, ईरान की नेवी मिसाइल साइट्स पर हमले जारी रख रखे हैं ताकि स्टेट पर जो कंट्रोल है वो हो सके, जो कंट्रोल है वो कमजोर हो। ईरान डटकर लड़ रहा है लेकिन उसकी क्षमता कम हो रही है, ये बताया जा रहा है। आईआरजीसी की जो भूमिका है और जो प्रतिक्रिया है उसकी बात करें तो युद्ध में आईआरजीसी की मुख्य भूमिका। प्रारंभिक हमलों में नुकसान की बात करें तो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए अमेरिका इजराइल हमलों में आईआरजीसी के कई बड़े कमांडर और ठिकाने निशाना बने थे। सुप्रीम लीडर की भी मौत हुई थी। उनके साथ साथ आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, अन्य सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो मारे गए थे। जवाबी हमले में आईआरजीसी ने ऑपरेशन हॉनेस्ट प्रॉमिस 4 और अन्य वेब्स के तहत अमेरिका, इजराइल और गल्फ देशों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, सऊदी, बहरीन, जो कतर हैं उन पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए थे। हार्बुज स्ट्रीट पर जो स्ट्रीट और पर जो एनर्जी थ्रेट है, जैसे आईआरजीसी ने स्टेट में हजारों पर हमले की जो धमकी है वो दी है। कोई जहाज गुजरेगा तो हम आग लगा देंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जवाब में एनर्जी जो वॉर की चेतावनी भी दी गई है। आईआरजीसी की प्रमुख भूमिका और बयान की बात करें तो ट्रंप के दावों पर ट्रंप ने कहा युद्ध प्रीटी मच ओवर है, तो आईआरजीसी ने जवाब दिया युद्ध जो है उसका अंत हम करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा। एक्सपोजर्स पर्सनल स्पोर्स जो पर्सन है मेजर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा ईरान न के दुश्मन युद्ध खत्म करने का फैसला करेगा। जो युद्ध है वो लंबी युद्ध की तैयारी हुई तो आईआरजीसी ने कहा कि हम कम से कम 6 महीने तक हाई इंटेंसिटी वॉर चला सकते हैं। हमारी आर्म्स फोर्सेस जो हैं, आर्म जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप की सरेंडर कॉल पर बात करें तो ट्रंप ने आईआरजीसी सदस्यों से हथियार डालने और इम्यूनिटी लेने को कहा है या मौत उनकी निश्चित है। आईआरजीसी ने इसे खारिज किया और कहा कि हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे और दुश्मन अब सुरक्षित नहीं रहेगा। नए लीडर जो सुप्रीम लीडर हैं मोजतबा खामेनेही के प्रति वफादारी जताई है नई लीडरशिप ने। और एट योर सर्विस आईआरजीसी अब जो हार्ड लाइनर्स के कंट्रोल में ज़्यादा मजबूत दिख रही है। अब बात करें ईरान में जो नए लीडर हैं उनके बारे में, मुस्तफा खामेनेही के, तो अली खामेनेही के दूसरे बेटे सिया क्लेरिक अयातुल्ला का दर्जा उन्हें मिला था, लेकिन पिछले 20 साल प्लस से पर्दे के पीछे बहुत सा प्रभावशाली पिता के ऑफिस में मिलिट्री इंटेलिजेंसी और आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को कंट्रोल करते थे। ये आईआरजीसी के साथ गहरे संबंध, खासकर इंटेलिजेंसी और बिजनेस नेटवर्क में 2009 के विरोध प्रदर्शन में बसीज फोर्सेस को कंट्रोल कर दमन में भूमिका इन्होंने निभाई थी। पब्लिक में कम दिखते थे लेकिन हार्डलाइन माने जाते थे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ सख्त रुख, परमाणु प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह हूती को सपोर्ट करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि वह अपने पिता से भी ज़्यादा हार्डलाइन हो सकते हैं। हिज फादर ऑन स्टेट रियोट्स। ईरान में अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो समर्थन की बात करें तो तेहरान और अन्य शहरों में बड़ी भीड़ जुटकर स्वागत, ईरानी झंडे, पिता की तस्वीर लहराते हुए आईआरजीसी ने एट योर सर्विस कहकर वफादारी जताई है। विरोध की बात करें तो कुछ लोग इसे राजशाही मानकर नाराज हैं और 1989 के रेवोल्यूशनरी का रिपब्लिक फेस ढह गया, लेकिन युद्ध के कारण विरोध है वो कम दिख रहा है। आईआरजीसी के दबाव की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईआरजीसी ने असेंबली पर दबाव डाला ताकि हार्डलाइन ही चुना जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो ट्रंप पहले ही कहा था ट्रंप ने कि मुस्तबा अनएक्सपेक्टेबल है। जब
अब कहा कि हम जो युद्ध है वो खत्म करेंगे, लेकिन ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने ईरान की नई लीडरशिप को चुनने का दावा किया था, लेकिन ईरान ने इसे चुनौती दी थी। इसराइल ने इसे इसराइल की बात करें तो आईडीएफ ने कहा कि मुश्तबा अब टारगेट है। डिफेंस मिनिस्टर ने जो है यूनिकेवल टारगेट बताया है। अन्य की बात करें तो ओमान, ईरान, यमन के हूती जैसे सहयोग समर्थन दे रहे हैं। सऊदी ने चेतावनी दी। वैश्विक बाजारों में तेल कीमतें $100 प्रति पर है और ईरान की डिफेंसियंसी से जो है वो संकट बढ़ा है। युद्ध पर इसके असर की बात करें तो मुश्तबा की नियुक्ति हार्डलाइन पॉलिसी की निरंतरता दिखाती है और ईरान डटकर लड़ रहा है। हार्बूज स्ट्रीट ब्लॉक है और जवाबी मिसाइलें अटैक जारी हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जो है वो अब छोटा रहेगा, अब इसे हम बंद करेंगे, लेकिन अगर तेल रोका तो 20 गुना जोर से जो हमले हैं वो हम कर सकते हैं। नागरिक प्रभाव और स्कूल हमले, और जो कि तेल आग से काली जो बारिश हो रही है उसकी बात करें तो स्कूली हमलों में सबसे बड़ा हादसा था 28 फरवरी 2026 युद्ध का पहला दिन को सजारेह तैयबा एलिमेंट्री स्कूल में पर हमला हुआ था, जो मिनाम जो कि दक्षिण ईरान और हारबूज गन प्रांत में है। ये लड़कियों का स्कूल था। इसमें मौतों की बात करें तो ईरानी मीडिया और आधिकारिक के अनुसार 168 से 180 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। 7 से 12 साल के बीच की लड़कियां और 14 टीचर शामिल थे। यह युद्ध में अब तक का सबसे घातक और सिविलियन हमला माना जाता है। कारण था स्कूल के पास IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नेवल बेस था। सैटेलाइट्स, इमेज, वीडियोस और एक्सपर्ट्स एनालिसिस से पता चलता है कि अमेरिका टॉम हुक मिसाइल या प्रिसीजन स्ट्राइक से स्कूल हिट हुआ और ट्रिपल टैप हमला हुआ था। 3 मिसाइल्स दागी गई थी। ट्रंप के अगर इस पर स्टैंड की बात करें तो ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेगसेथ ने इनकार किया कि अमेरिका जिम्मेदार है, लेकिन जांच जारी है। UN और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे वॉर क्राइम जांचने की मांग की है। तेल और आग से काली बारिश की बात करें तो घटना 7 से 8 मार्च 2026 की रात को इजरायली स्ट्राइक से तेहरान के आसपास कई ऑयल डिपो पर हमले हुए। आग लगने से घंटों जलती रही, जिससे काला जो घना जो धुआं है वो फैला था। काली बारिश रविवार सुबह तेहरान में काला तेल से सैचुरेटेड बारिश बरसी। यह टॉक्सिक थी, जो हाई जो कार्बन था, सल्फर और नाइट्रोजन और ऑक्साइड से भरी थी। बारिश से जो सड़कें हैं, जो कारें हैं, बालकनी छतें काली हो गई थी। लोग आंखों में जलन, गले में दर्द, सांस की तकलीफ की शिकायतें कह रहे थे। प्रभाव इससे क्या हुआ कि तेहरान में 1 करोड़ प्लस आबादी में सूरज ढक गया था। दिन में अंधेरा जैसा हो गया था। हवा टॉक्सिक हो गई थी और पानी और मिट्टी दूषित हो गई थी। बुजुर्ग, बच्चे और सांस के मरीज के लिए काफ़ी खतरा बढ़ गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घर में रहने की सलाह दी थी। ईंधन राशन 30 लीटर से घटाकर 20 लीटर कर दिया है। कुल नागरिक प्रभाव की बात करें तो मौत और घायलों की बात करें तो 1000 प्लस नागरिक मौतें हुई थी, जब सबसे ज़्यादा बच्चे सबसे प्रभावित हुए थे। स्वास्थ्य संकट में टॉक्सिक स्मोक और बारिश से सांस, आंखों की समस्या, पानी, मिट्टी सब प्रदूषण हो गया था। खतरा काफ़ी बढ़ गया था। अस्पताल और घर, ऐतिहासिक स्थल जैसे कि गोलिस्तान पैलेस क्षतिग्रस्त हुआ और फूड शॉर्टेज भागने में मुश्किल हुई। अब बात करें हम अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रॉक्सी, जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप हैं जैसे कि हिजबुल्लाह और अन्य के बारे में। तो हिजबुल्लाह लेबनान की बात करें, ये सबसे मजबूत लेकिन अब काफ़ी कमज़ोर है। अब भूमिका की बात करें तो ईरान का सबसे पुराना और मजबूत प्रॉक्सी ग्रुप है। 2024 में इसराइल के साथ युद्ध में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। नेतृत्व इसका नसरअल्लाह सहित खत्म हथियार स्टॉक कम और दक्षिण लेबनान से हटना पड़ा था इसको। 2026 में इसकी प्रतिक्रिया की बात करें तो 2 मार्च 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेही की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तर इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए। इजराइल ने जवाब में बैरूत और दक्षिण लेबनान पर हमले किए और 70 प्लस हिजबुल्लाह साइट्स नष्ट किए। हूती यमन की बात करें तो अभी तक ये सीमित है, लेकिन खतरा इससे काफ़ी है। भूमिका की बात करें इसकी तो ईरान का आखिरी बचाव माना जा रहा है और रेड सी में शिपिंग अटैक करने में माहिर है।
2026 में युद्ध की बात करें तो अभी तक पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुए हैं। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हम तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो अमेरिका इजराइल पर हमला करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बयानबाजी, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। वजह है अन्य प्रॉक्सी कमजोर होने से हूती की रिजर्व रखा जा सकता है, रिजर्व रखा जा रहा है। इराकी मलेशिया की बात करें, पीएम इस्लामिक रेजिडेंट इन इराक की, तो भूमिका इसमें हिजबुल्ला, सराया अलिया, अल दम आदि ग्रुप अमेरिका बेस पर ड्रोन रॉकेट अटैक में माहिर हैं। 2026 के अगर इसके युद्ध की बात करें तो युद्ध शुरू होते ही शामिल हुआ था। 2028 फरवरी से जो अमेरिका बेस बगदाद एयरपोर्ट, एयरबिल, कुर्तिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले इसने किए थे। 1 मार्च से 2 मार्च को 20 से 30 हमले क्लेम किए अमेरिका। इजराइल ने जवाब में इराकी जो मलेशिया साइट्स पर स्ट्राइक किए, जिसमें 4 मार्च को जो कैतब हिजबुल्ला कमांडर मारा गया था। अन्य ग्रुप जैसे कि हमास और पीजीआई की बात करें तो गाजा युद्ध में बुरी तरह कमजोर हुए हैं और अब ईरान के लिए कोई फ्रंट नहीं खोल रहे। गाजा में क्षति बहुत ज़्यादा हुई थी इसलिए। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो जैसे कि तेल कीमतें और ईंधन संकट की, तो तेल कीमतें जैसे कि ब्रेड क्रूड की बात करें वैश्विक बेंचमार्क की, तो युद्ध शुरू होने से पहले 70 से 80 प्रति बैरल था जो तेल है, लेकिन अब 85 से 120 तक पहुंच गया है। 10 मार्च 2026 तक अस्थिर कभी 116 प्लस तो कभी 88 तो कब गिर जाता है, लेकिन औसतन 25 से 40% प्लस ऊपर रह रहा है। WTI क्रूड की बात करें अमेरिकी की तो 25 से 95 प्लस तक अभी, लेकिन 119 प्लस है। कारण है हॉर्मुज़ में टैंकर ट्रैफिक 80 से 90% कम है, सैकड़ों जहाज फंसे हैं, ईरान के हमलों से जहाज़ों पर खतरा है, इंश्योरेंस कॉस्ट 10 गुना बढ़ी है और गल्फ देशों सऊदी, यूएई, इराक से 140 मिलियन प्लस बैरल जो तेल है वो जो एक्सपोर्ट है वो रुका है। ईंधन संकट की बात करें तो अमेरिका गैलोसिन औसत 3 से 0.41 प्रति बैरल गैलन, जो रुपए की बात करें भारत की तो 90 प्लस प्रति रुपए प्रति लीटर है। हफ्ते में जो 0.43 जो डॉलर बढ़ा है, कुछ जगह $5 प्रति तक बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि छोटी कीमतें लेकिन घरेलू दबाव बढ़ा है। यूरोप, यूके गैस जो है वो कीमतें दुगनी हो गई हैं। पेट्रोल डीजल में 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। भारत पर इसका प्रभाव काफ़ी है। भारत 88% जो क्रूड आयात करता है। पेट्रोल डीजल अभी स्थिर है क्योंकि सरकार, कंपनियां घाटा उठा रही हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 7% तक इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1913 रुपये हो गया है। 913 रुपये का जो सिलेंडर है वो हो गया है। अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी संभव है। हर $1 बैरल बढ़ने पर 0.50 रुपये प्रति या 0.55 प्रति लीटर तक असर हो सकता है। वैश्विक इसके प्रभाव की बात करें तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो 2 से 4 गुना बढ़ी है। एयरलाइंस जो टूरिज्म है काफ़ी प्रभावित हुए हैं। महंगाई बढ़ सकती है। ग्रोसरी, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक महंगे हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट गिरावट है। अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। कम खर्च और रिसेशन जो है वो काफ़ी खतरा बना हुआ है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि है कूटनीति की कमी और बिना शर्त के समर्पण की मांग की। तो ट्रंप की बिना शर्त की अगर मांग की बात करें, अनकंडीशनल सरेंडर की, तो ट्रंप का मुख्य बयान है कि 6 मार्च 2026 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, देयर विल बी नो डील विद ईरान, एक्सपेक्ट अनकंडीशनल सरेंडर। उन्होंने कहा कि समर्पण के बाद ग्रेट एंड एक्सपेक्टेबल लीडर्स चुनने में अमेरिका मदद करेगा और फिर ईरान ने बिगर, बेटर, स्ट्रांग बनाएंगे और मेक ईरान ग्रेट अगेन या मेगा बनाएंगे। ट्रंप की व्याख्या की बात करें तो अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है फॉर्मल घोषणा नहीं, बल्कि ईरान की मिलिट्री इतनी तबाह हो जाए कि वे लड़ ही नहीं न सकें, कोई नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल या लीडरशिप न बचे। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप तय करेंगे कि ईरान जो है वो अब अमेरिका के लिए खतरा नहीं रहा, तब समर्पण माना जाएगा।
ईरान की इस पर प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन की बात करें तो ट्रंप की मांग को ड्रीम बताया, वे इस सपने को कब्र में ले जाएंगे। ईरान कभी बिना शर्त समर्पण नहीं करेगा। उन्होंने गल्फ देशों पर हमलों के लिए दुर्लभ माफी मांगी है और कहा कि पड़ोसी देशों पर हमले रोकेंगे अगर उनके क्षेत्र में हमले न हो तो। विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब उन्होंने कहा है कि हम कभी समर्पण नहीं करेंगे, हम अपनी जमीन, लोगों और सम्मान की रक्षा करते रहेंगे, सम्मान बिकाऊ नहीं है। आईआरजीसी और हेडलाइनर की बात करें तो युद्ध का अंत हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। नए लीडर मुस्तबान खामिनेई के साथ डटकर लड़ने का रुख है। कूटनीति की कमी के कारण और प्रभावों की बात करें तो कोई मध्यस्थता नहीं है। ओमान, यूएन, यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके ने बातचीत की मांग की, लेकिन ट्रंप ने नो डील कहकर खारिज कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों की बात करें तो युद्ध लंबा खिंच सकता है, ट्रंप ने फॉरएवर तक का इशारा दिया है। तेल संकट, नागरिक मौतें और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। यूरोप कुछ देशों ने अमेरिका का समर्थन किया, लेकिन कई जैसे कि स्पेन और इटली ने युद्ध को गलती बताया है। ट्रंप का इस पर स्टैंड है कि डिप्लोमेसिक इज नॉट गोइंग टू गेट अस देयर, यानी कि वे मिलिट्री से पूर्ण जीत चाहेंगे, न कि समझौते से। यह जो स्थिति है वो 10 मार्च 2026 तक की है। ट्रंप प्रिटी मच ओवर कह रहे हैं, लेकिन ईरान लंबा युद्ध की तैयारी जो है उसमें लगा है। कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ सैन्य दबाव बना हुआ है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।